क्या होगा अगर मैं कहूँ कि जिस संविधान को पढ़कर हमारी पीढ़ियाँ बड़ी हुई, उसका सबसे अहम पन्ना यानी प्रस्तावना ही अब 9वीं की किताबों से गायब हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। एनसीईआरटी ने सिर्फ प्रस्तावना ही नहीं हटाई, बल्कि सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों की भी छुट्टी कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ 1975 की इमरजेंसी की पूरी काली कहानी जोड़ दी है। आखिर इसके पीछे का असली खेल क्या है? शिक्षा में सुधार या विचारधारा का बदलाव? आइए समझते हैं पूरे इस विवाद को आज के इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी ने 9वीं की सोशल साइंस से संविधान प्रस्तावना हटाई। सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों का भी जिक्र नहीं, इमरजेंसी पर अलग सेक्शन जोड़ा। एनसीईआरटी का नया पाठ्यक्रम बदलाव। कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की किताबों में अहम बदलाव हुए। जी हाँ, इस पाठ्यक्रम को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप किया गया। इतिहास और राजनीति विज्ञान के कई पुराने हिस्से अपडेट किए गए। जो पुराने हिस्से अपडेट किए गए वो अभी अपडेट किए गए, लेकिन जो पहले से थे उनको हटा दिया गया, जैसे प्रस्तावना या और भी शब्द। इसी के साथ संविधान की जो प्रस्तावना का हटना क्या है, तो किताब के शुरुआती पन्ने से संविधान की प्रस्तावना हटा दी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले यह छात्रों को संविधान के मूल लोकतांत्रिक मूल सिखाती थी, लेकिन आलोचकों के अनुसार यह संविधान जागरूकता के लिए एक बड़ा नुकसान है। समाजवादी शब्दों को हटाना। किताबों में भारत को समाजवादी राष्ट्र बताने वाला शब्द नहीं रहा। जी हाँ, जो भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बताता था किताबों की एक पन्नों में कहीं लिखा हुआ था, अब वो शब्द राष्ट्र बताने वाला नहीं बचा। यह आर्थिक असमानता और कल्याणकारी राज्य का एक मुख्य आधार था। अब संभवतः मुक्त बाजार और निजीकरण की नीतियों का अधिकार जो अधिक ध्यान देना है इस पे। इसी के साथ जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का नदारद होना, यानी सभी धर्मों को सम्मान मानने वाला धर्मनिरपेक्ष शब्द भी हटा दिया गया है। यह शब्द भारत की विशाल और प्राचीन धार्मिक विविधता का सम्मान करता है। यानी जो शब्द हमारी किताब में लिखा गया था कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को समान रूप से मिलना चाहिए, लेकिन अब वही धर्म किताबों की एक पन्नों से हटा दिया गया है। इसमें आप सभी लोगों के हम आंसर कमेंट बॉक्स में चाहते हैं। क्या ये सही किया सरकार द्वारा या गलत किया गया है? आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यह शब्द भारत की विशाल और प्राचीन धार्मिक विविधता का सम्मान करता है। जी हाँ, जो धार्मिक निरपेक्ष शब्द है, जो धर्मनिरपेक्ष है, ये भारत की विशाल और प्राचीनता धार्मिक विविधता का जो है एक सम्मान करता है। इससे अल्पसंख्यकों में संवैधानिक सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो सकती है। जो अल्पसंख्यक कुछ लोग हैं, जैसे सपोज करिए जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ऐसे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन पर चिंता का पैदा हो सकती है। जो सुरक्षा को लेकर इनकी चिंताओं में पैदा हो सकती है कि इनकी चिंता का क्या विषय है। इसी के साथ देखिए कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 से इसी संशोधन से जुड़े थे, लेकिन यह एक ऐतिहासिक संशोधन आपातकाल के कठोर और विवादित दौर में हुआ था। जो ये 1976 का आपातकाल, आपको पता होगा इंदिरा गांधी के दौर पे ये लगाया गया था। ये विवाद आपातकाल के दौरान कठोर और विवादित दौर में हुआ था। इस विवाद को अब किताबों के एक पन्ने में जोड़ा गया है। वर्तमान पाठ्यक्रम बदलाव इस ऐतिहासिक संशोधन की अहमियत को कम करेगा। जो वर्तमान पाठ्यक्रम बदलाव है, इसी ऐतिहासिक संशोधन की अहमियत को कम करेगा। इसमें जो इमरजेंसी 1975 का एक नया सेक्शन जोड़ा गया, जो इमरजेंसी 1975 जो इंदिरा गांधी के दौर पर लगाया गया था, उस सेक्शन को अब जोड़ा गया है। किताब में 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल का अलग अध्याय जोड़ा गया है। जी हाँ, इसमें भारतीय लोकतंत्र के सबसे चुनौतीपूर्ण और काले दौर के रूप में दिखाया गया है। ये सबसे घटिया दौर था। ये सरकारों के जो एनईपी 2020 के माध्यम से जोड़ा गया, ये एक नया अध्याय है। छात्रों को उस समय की भारी राजनीतिक उथल पुथल विस्तार से समझाई जाएगी कि उस समय की राजनीति कैसी थी, क्या पड़ाव थे उस समय के, ये सब विस्तार से समझाया जाएगा। आपातकाल लागू होने के मुख्य कारण क्या थे,
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और जेपी जो जयप्रकाश आंदोलन का विशेष जिक्र है इसमें। जी हाँ, जो पन्ना ये जोड़ा गया है इसमें इलाहाबाद कोर्ट की जो फैसले आए हैं उस फैसलों को जोड़ा गया है जो जयप्रकाश के आंदोलन का विशेष जिक्र करता है। इसी में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसे लागू किया था। जो 1975 का आपातकाल है उसे प्रधानमंत्री तत्कालीन जो इंदिरा गांधी थी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसे लागू किया था। आंतरिक अशांति का हवाला देकर रातों रात यह लोकतांत्रिक फैसला लिया गया। जो ये फैसला 1975 का इमरजेंसी का था, आपातकाल का था, ये रातों रात ये फैसला लिया गया। इमरजेंसी में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन, जो लोगों के लोकतंत्र यानी लोगों के जो अधिकार मिले थे उनका हनन किया गया। देश के मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता जो थी वो पूरी तरह से छीन ली गई थी, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। प्रमुख जो विपक्षी नेताओं को बिना कारण बताए जेलों में डाल दिया गया था। पहला तो इसमें प्रेस की जो आज़ादी थी उसे छीन ली गई थी तथा दूसरा जो विपक्ष के नेता थे उनको बिना कारण बताए बिना कुछ किए उनको जेल में सीधे तरीके से डाल दिया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से निलंबित किया गया था, यानी जो नागरिकों के अधिकार मिले हैं उनको पूरी तरह से निरस्त यानी बर्खास्त किया गया था। इसमें मुख्यतः जो 1975 के आपातकाल लगा हुआ था इंदिरा गांधी के दौरान पर, उसमें मुख्यतः 3 काम किया गया था। पहला जो था वो प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसे पूरी तरह से छीन ली गई थी तथा दूसरा जो इसमें था वो बिना किसी जो विपक्ष के नेता थे बिना किसी कारण के बिना किसी कुछ किए उन्हें जेलों में डाल दिया गया था बिना कुछ कारण बताए उनको। तथा तत्कालीन तीसरा जो कारण था उनके जो नागरिकों के मौलिक अधिकार थे उनको पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था, यानी बर्खास्त किया गया था। जो हम लोगों के मौलिक अधिकार मिले हैं वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है उनको पूरी तरह से छीन लिया गया था। सत्ता का भारी दुरुपयोग और ज्यादतियाँ यानी जबरन नसबंदी जैसे अत्यंत कठोर और अमानवीय कदम उठाए गए थे। किताब में ये भी जोड़ा गया है कि जो जबरन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उनके द्वारा जबरन नसबंदी जैसे अत्यंत कठोर और अमानवीय कदम उठाए गए थे। संसद के जरिए संविधान के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश की गई। जी हाँ, जो संविधान का मूल ढांचा है उसे बदलने की कोशिश की गई थी। न्यायपालिका और नौकरशाही को पूरी तरह सरकार के अधीन करने का प्रयास हुआ। जो न्यायपालिका है और नौकरशाही उसको पूरी तरह से सरकार के अधीन करने का प्रयास किया गया। इसमें आप सभी लोगों की हम राय चाहते हैं, क्या ऐसा सच में हुआ था? 1975 के जो इमरजेंसी लगा था क्या ऐसा सच में इसमें हुआ था या महज ये एक अफवाह है? आप सभी लोग हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, जरूर से जरूर। ठीक है। प्रस्तावना का गहरा संवैधानिक महत्व। इसमें प्रस्तावना का गहरा संवैधानिक महत्व क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान के संदर्भ जो आदर्शों और न्यायपूर्ण लक्ष्यों का एक बहुत संक्षिप्त सार है। इसे हटाए जाने से छात्रों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बुनियादी समझ जो है वो कमज़ोर होंगी, यानी जो आपस में भाईचारा था वो पूरी तरह से कमज़ोर होगा। जो समानता का है, स्वतंत्रता का है, यानी बंधुत्व भाईचारे का है, वो पूरी तरह से बुनियादी ये जो है वो कमज़ोर होगी। यह केवल एक पन्ना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और जागरूक नागरिकता की एक मजबूत नींव जैसी है। जी हाँ, ना कि ये केवल एक महज पन्ना है जो किताबों में जोड़ा जाएगा, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण की और जागरूक नागरिकता की एक मजबूत नींव है। इसी के साथ जो देखेंगे लोकतंत्र की ऐतिहासिक वापसी, यानी जो 1977 में फिर से लोकतंत्र की वापसी हुई, तो 1977 के आम चुनावों में आम जनता ने तानाशाही को बुरी तरह हरा दिया और भारत में पहली बार पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार बनी। यानी जो 1977 का चुनाव था जिसमें तत्कालीन जो प्रधानमंत्री 1975 की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा जो 1977 में चुनाव हुए उसमें गैर कांग्रेसी जनता पार्टी जो थी वो सरकार अपनी बना ली। यानी यह दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें असल में कितनी गहरी हैं और कितनी मजबूत हैं। इसी के साथ देखें कि इस फैसले के विपक्ष की तीखी आलोचना क्या करता है। जो विपक्ष है वो तीखी आलोचना क्या करता है, तो विपक्षी से शिक्षा और इतिहास के जो भगवाकरण का सीधा प्रयास बता रहा है। यानी जो अभी प्रेजेंट की ये जो सरकार है ये अपना जो भगवा कलर का जो विस्तार है वो फैलाना चाह रही है। विपक्ष ने ये कहा है। कांग्रेस की छवि इसमें खराब करने के लिए इमरजेंसी को ज़्यादा हॉटलाइन किया गया। यानी जो विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा गया है कि कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए इमरजेंसी को ज़्यादा हॉटलाइन यानी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसमें बताया गया है। प्रस्तावना हटाने को एक विशेष राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक बताया गया है। यानी जो प्रस्तावना हटाई गई उसकी
एक विशेष राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक बताया गया है। इसमें जो सरकार और एनसीईआरटी का आधिकारिक तर्क क्या है, एनसीईआरटी के अनुसार यह बदलाव केवल छात्रों का पाठ्यक्रम का भार कम करेगा, लेकिन नए सिलेबस में तथ्यात्मक, प्रासंगिक और बिना पक्षपात वाले इतिहास पर जोर है। इमरजेंसी पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है ताकि नई पीढ़ी तानाशाही के प्रति सतर्क रहे। यानी जो आने वाली हमारी पीढ़ियां है, जो हमारा फ्यूचर है वो आने वाला है, उसमें जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके पे जो तानाशाही के प्रति जो सतर्क रहे या यानी उससे बचकर रहें। इसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं जो यूपीएससी आदि का इस पर सीधा असर है। इसमें क्या है, मेन पॉइंट यही है कि इसमें यूपीएससी के जो परीक्षार्थी है उस पर सीधा असर ये पड़ा है कि अब पॉलिटी और आधुनिक इतिहास के सवालों का नज़रिया काफ़ी बदल सकता है और छात्रों को मूल संविधान बनाम जो 42वें संविधान संशोधन जो संविधान का अंतर समझना होगा। जो 42वां संविधान संशोधन है उसे छात्रों को जो परीक्षार्थियों को उनको एक इसका अंतर इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा। इसमें इमरजेंसी के दौरान हुए संवैधानिक संशोधन का गहन और क्रिटिकल अध्ययन आवश्यक है। जो इमरजेंसी के दौरान लगाए गए थे संवैधानिक संशोधन, उसको गहन करना तथा उस पर विचार करने का एक क्रिटिकल अध्ययन बन चुका है, क्योंकि अभ्यर्थियों को ये करना जरूरी है। तो एनसीईआरटी स्वायत्तता और शिक्षा नीति पर बहस। एनसीईआरटी का मुख्य काम देश भर के छात्रों को एक समान और विपक्ष शिक्षा देना है, निष्पक्ष शिक्षा देना है, यानी बिना किसी भेदभाव, बिना किसी असमानता के, बिना किसी छुआछूत के एक समान निष्पक्ष शिक्षा देना, यानी सबको बराबर से मिले। बार बार सिलेबस बदलने से इस संस्था की स्वायत्तता और शैक्षणिक गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठते हैं। यानी बार बार जो सिलेबस एनसीईआरटी की इसको बदलने पर जो हमारी एनईपी की जो संस्था है उस पर बार बार सिलेबस बदलने पर बुक के इस पर सवाल उठते हैं कि ऐसा आखिर बार बार क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है। बार बार सिलेबस बदलने में इस संस्था की स्वायत्तता और शैक्षणिक गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठते हैं। यानी यही कि बार बार सिलेबस क्यों बदला जा रहा है, आखिर इतना जल्दी जल्दी क्यों बदला जा रहा है। शिक्षाविदों के अनुसार जो पाठ्यक्रम में राजनीतिक हस्तक्षेप के बजाय वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी जो शिक्षा है, जो शिक्षक है, उनके अनुसार इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के बजाय जो वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोणों का होना जरूरी है। इसमें आप सभी लोगों की राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तथा इसमें एक समग्र और निष्पक्ष मूल्यांकन है। इसमें शिक्षा अक्सर तत्कालिक सरकार की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होती है, न कि जो पास्ट में बीत चुकी है उससे। ठीक है, छात्रों को किताब ज्ञान से परे स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक विश्लेषण सीखना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी सरकार पास्ट में बीत चुकी है हमें उससे कुछ वो लेना चाहिए, या जो प्रेजेंट में हमारी सरकार जो चल रही है? इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या पास्ट वाले से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पास्ट वाले से नहीं लेना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन जो हमारे अभी प्रेजेंट में जो शिक्षा नीति है, जो एनईपी है, उसको उसके नज़रिए से लेना चाहिए। यानी उसको एक वैचारिक ढंग से उसकी सोच, उसके अपनी गुणवत्ता के अनुसार उसको रखना चाहिए कि क्या कैसे किया जा सके। ठीक है, इसमें संविधान की मूल भावना सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि देश के आचरण में है। जी हाँ, संविधान की मूल भावना केवल शब्दों में नहीं है बल्कि देश के आचरण में है। आपका आचरण कैसा है, शांत है, स्वभाव है, गुस्सैल है, इसमें रहता है। यानी आपका देश कैसा है, शांति बनाए रखता है पड़ोसी देशियों से, या कैसा है, इसमें देश की जो देश की आचरण का इसमें महत्व देता है। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी थी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और जो हमने आपको क्वेश्चन दिए उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।